बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आशिक डाइन कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो देखो, मैं एक करिश्मा दिखाती हूँ। इतना कहकर इसने सामने बने हुए स्टेज की तरफ हाथ का इशारा किया तो वो एक लम्हा में ही टूट कर गिर गया। ये मंजर देखकर मैं कांप कर रह गया। वो बोली, देखा फैसल, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और सवेरा को मारना मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। साथ ही इसने स्टेज को ठीक कर दिया। ये मंजर मेरे अलावा वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने भी देखा था कि पहले स्टेज गिरा फिर खुद ही ठीक हो गया। लेकिन किसी को भी पता न चला कि ये सब कुछ किसने किया। और हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे अलावा किसी का भी सोचना मत, वरना इसकी मौत मेरे हाथों होगी। और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारा कुछ खून चाहिए। खून का नाम सुनकर मैं कांप कर रह गया। वो क्यों? मेरे शहजादे, डरो मत, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे खून की अशद ज़रूरत है और इस पर मैं एक अमल करना चाहती हूँ और ये खून तुमको देना ही होगा, वरना तुम जानते हो ना कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। इतना कहकर इसने अपने होंठ मेरी गर्दन पर लगा दिए और मैं भी इनकार ना कर पाया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने इनकार किया तो वो गुस्से में मेरे खून के साथ साथ मेरी जान भी ले सकती है। मैंने देखा कि इसकी शक्ल बदलने लगी थी। इसके 2 दांत बाहर को निकल आए और जिस्म पर बाल उभरने लगे थे। इसके बाद मुझे कुछ भी होश न रहा। जब होश आया तो सवेरा मेरे पास बैठी हुई थी और पूरे घर वाले भी मौजूद थे। फैसल, इस लड़की ने, मेरा मतलब है कि डायन ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? अगर मुझे ये पता होता कि वो एक लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल है तो मैं कभी भी तुम दोनों को अकेला ना छोड़ती। सवेरा ने कहा, लेकिन तुम्हारी दोस्ती इससे कब हुई थी? मैंने उल्टा सवेरा से सवाल कर दिया। 2 महीने पहले, इसने मुख्तसर कहा। और 2 महीनों में तुमने इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना कि वो कहाँ से आती है और इसके घर वाले क्या करते हैं? नहीं, बस मैंने इतना ही बताया कि वो इसी शहर में रहती है। इसके बाद मैंने इससे कुछ भी नहीं पूछा और ना ही इससे कुछ बताया। सवेरा ने कहा, तो बताओ, लेकिन बताओ कि तुम बेहोश क्यों हुए थे? वो मेरा खून लेना चाहती थी। खून का याद आते ही इसने इस जगह को देखना शुरू किया जहां इसने अपने दांत रखे थे, लेकिन वहां कोई भी निशान न था। इसका मतलब था कि इसने अभी मेरा खून पिया न था। किसी के आने से वो गायब हो गई और मैं इसकी शक्ल देखकर बेहोश हुआ था। बस चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, क्योंकि तुमने रात भी कुछ न खाया था। इतना कहकर वो बाहर चली गई और बाकी सब लोग भी चले गए और फिर वो खाना लेकर आ गई और मुझे खिलाने लगी। घर वाले हमें देखकर खुश हो रहे थे और ये हम जानते थे कि क्योंकि अम्मी की भी ख्वाहिश थी कि सवेरा हमारी बहू बने और मैं भी यही चाहता था। फैसल, तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारी दीवानी हूँ। तुम्हें देख कर जीती हूँ और तुम्हें सोच कर ही जिंदा हूँ। तुम मेरी रग रग में खून की तरह गर्दिश करते हो। अगर तुमको कुछ हो जाता तो कभी सोचा है तुमने कि मेरे ऊपर क्या बीतती? तुम्हें मेरी परवाह क्या? तुम मेरे बारे में सोचते हो? वो नाराज हो गई। मेरी जान, मेरी रानी। मैंने प्यार से इसका कंधा पकड़ा। मुझे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र है। मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। मेरी मुस्कुराहट भी तुम ही हो और तुम कहती हो कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं। ऐसा कभी भी मत सोचना आइंदा। वाकई? हाँ हाँ।
फैसल, तुम्हारी इन बातों ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी है। और फैसल, तुमने मेरा दिल जीत लिया है, और देखना मैं तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ कर जाती हूँ। अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़ी ना, तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं बनूंगी। और मैं सुबह ही अम्मी से कह दूंगी कि वो तुमको मेरा बना दे। इसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा, मेरी जान, तुम जानती हो, मेरे अम्मी अबू भी तुम्हें अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखते हैं, और वो मुझे कभी भी तुमसे जुदा नहीं होने देंगे। मैंने इतना कहा तो इसने मेरे हाथों को चूम लिया और कमरे से भाग गई, और मैं इसको जाता हुआ देख रहा था। शाइस्ता डायन अब अगले कदम उठाने के बारे में बेचैन थी। वो एक मूर्ति के सामने बैठी हुई थी कि इसे एक आवाज़ सुनाई दी, शाइस्ता, कुछ इंतज़ार करो, बहुत जल्द तुम फैसल का खून पीकर अमर हो जाओगी, और फिर मैं इस दुनिया में राज करूँगा, और तुम भी। ये बात सुनकर वो उठी और एक गांव की तरफ चल दी, और वहां पहुंचकर इसने अपना रूप एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल लिया। वो चलते हुए एक घर में जा घुसी जहां एक नौजवान बैठा हुआ था। अचानक एक लड़की को अपने कमरे में देखकर वो कांप कर रह गया, लेकिन इस हसीना के लबों पर बिखरी मुस्कुराहट देखकर इसका खौफ जाता रहा। वो इसके करीब होती चली गई और इसको यूं लगा कि जैसे वो इससे प्यार करना चाहती है। इसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब इसके दिल पर इसने अपने तेज नाखून घुसाए तो इसकी चीख निकल गई। लेकिन डायन ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी चीख को रोक लिया। फिर इसने इसकी गर्दन पर अपने दांत रख दिए और इसका खून पीने लगी। इसकी रूह इसके जिस्म का साथ छोड़ गई। चुड़ैल ने इसका गोश्त खाया और कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद वो धीरे धीरे दूसरे कमरे में गई और वहाँ भी इसने खून पिया और कलेजा नोचा, और फिर तीसरे कमरे में गई, वहाँ भी खून चूसा। सुबह हुई तो गांव में इनकी मौत की खबर फैल गई, तो जैसे गांव वालों पर आसमान टूट पड़ा, लेकिन कोई भी ना कुछ कर सका। रोज़ की तरह उन्होंने इन चारों को भी दफन कर दिया। सवेरा ने सुबह होते ही मन में सैर का प्रोग्राम बनाया और सीधी मेरे कमरे में आई। शादी ख़त्म हो चुकी थी और मैं गहरी नींद सोया हुआ था कि इसने मुझे आकर जगाया और कहा, तुम घोड़े बेचकर सोए हुए हो? उठो, तुमसे आज मैंने बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। हाँ करो, मैंने उठते हुए कहा। क्या है? ज़रूरी बात बताओ। तो वो बोली, हमने आज जंगल की सैर का प्रोग्राम बनाया है। जंगल का नाम सुनकर मैं चौंक सा गया। वो बोली, मुदस्सर, उस्मान, नुमान को मैंने राज़ी कर लिया है, अब तुम जल्दी करो बस। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, और प्रोग्राम वो भी जंगल का? हाँ, मैंने अपने कज़नों से कहा था कि मैं एक बार जंगल में गई थी तो वहाँ बहुत मज़ा आया था। तो वो बोले, तो फिर हम आज यहाँ इकट्ठे हैं, क्यों ना आज फिर चलें, कल वापस आ जाएंगे। सो यूँ अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया। बस तुम अब उठो ना और जल्दी तैयारी करो। ठीक है जनाब, जैसे आपका हुक्म। लेकिन वो जंगल तो बहुत दूर है। हाँ जानती हूँ दूर है, लेकिन वहाँ मज़ा बहुत आएगा। बस तुम मेरे पीछे पीछे बाहर आ जाओ, सवेरा ने कहा और बाहर चली गई। मैं भी तैयार हो गया। सारा सामान हमने गाड़ी में रख लिया। सब घर वालों ने हमें रुखसत किया और कहा, कल ज़रूर आ जाना, हमने सिर्फ एक रात गुजारने की इजाज़त दी है। हमने कहा, हम कल हर हाल में आ जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आज अपनी जान के साथ तन्हाई में खूब वक्त गुजारूं और खूब दिल की बातें करूं, क्योंकि आज सवेरा मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी और मैं इसी को देखे जा रहा था। यूं क्यों देख रहे हो? वो शर्माते हुए बोली। तो मैंने कहा, सवेरा, आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, इतनी प्यारी कि जी चाहता है कि तुम्हें बस देखता ही रहूं। अरे लैला मजनू की जोड़ी, अब गाड़ी में बैठो, बाकी बातें गाड़ी में कर लेना।
मुदस्सर ने कहा तो हम दोनों हंस दिए और सवेरा ने एक लॉकेट अपने पर्स से निकाला और बोली, फैसल मेरे करीब हो, मैं तुमको ये लॉकेट पहना दूं, इसमें तुम्हारी ज़िंदगी महफूज रहेगी, ये बहुत मुकद्दस है, कुछ भी हो तुम इसको अपने से अलग मत करना। फिर इसने मेरे गले में डाल दिया। मैंने कहा ठीक है। तो वो बोली, फैसल तुमको खोना नहीं चाहती, बस चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे बनकर रहो। मुदस्सर बोला, फैसल जा तो हम रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। हमें यकदम ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए था, हालांकि सब ने मना भी किया था, लेकिन सवेरा की जिद के आगे कोई भी ना बोल सका। मैंने कहा, भाई हम अगर तैयार हो ही गए हैं तो डरने की क्या ज़रूरत है, जो होगा देखा जाएगा, और फिर तुमने अकेले तो नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमारी गाड़ी रवां दवां थी और सवेरा शायद आज अपना तमाम प्यार मुझ पर निछावर कर देना चाहती थी। वो कभी मेरे हाथों को चूमती तो कभी चेहरे को देखती जाती। वो मेरे साथ ही फ्रंट पर बैठी हुई थी और हम लोग जंगल के करीब पहुंचने वाले थे। मौसम भी ख़राब था, पूरे आसमान पर बादल छाए हुए थे। देखो, अगर बारिश हो गई तो गाड़ी से कोई भी नहीं निकलेगा, सब ही गाड़ी में रहेंगे, मुदस्सर ने कहा। तो इसकी बात की सब ने तायद की। हम भी जंगल के सामने थे और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। किसने कहा था कि जंगल बहुत खौफनाक है? अरे देख कर यूं लगता है कि जैसे जन्नत के नज़ारे यहाँ मौजूद हैं। इतना प्यारा लग रहा है कि जी चाहता है कि इसके अंदर जाकर देखूं। नुमान ने कहा, तो ठीक है, मना किसने किया है? और हम यहाँ लेने क्या आए हैं? जंगल ही तो देखने आए हैं। सवेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश रुक जाए फिर अंदर जाकर देखेंगे इसके नज़ारों को। हम गाड़ी में बैठे हुए जंगल को देख रहे थे, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हरे हरे दरख्त और खिले हुए फूल, ऐसे लग रहे थे जैसे ये जंगल ना हो, कोई तफरीगाह हो। खुदा खुदा करके बारिश रुक तो गई। हम लोग गाड़ी के नीचे उतर आए और अपना सामान उठाए जंगल में चल दिए। जो जो आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल की खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। एक जगह हमें नहर दिखाई दी जो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी, और वहाँ से कुछ दूर हमें एक हवेली दिखाई दी। सवेरा मुस्कुराते हुए बोली, लगता है ये हवेली हमारे लिए ही बनाई गई है, चलो वहाँ चलते हैं। इतना कहकर वो उसकी तरफ चल दी और हम भी हंसते हुए इसके पीछे चलने लगे। बहुत ही इंजॉय हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारे दिलों में कोई भी खौफ ना था कि हम जंगल में घूम रहे हैं। सब ही बहुत खुश थे। हम एक हवेली में जा पहुँचे जो अंदर से बहुत ही खूबसूरत थी, देखने में एक कशिश रखती थी। वहाँ पहुँचते ही हम इसकी खूबसूरती में खो गए। हमने एक जगह तमाम सामान रख दिया और इसी में रहने का प्रोग्राम बना लिए। आओ यार ऊपर चलें, तमाम हवेली का जायज़ा लें। बहुत ही प्यारी लगी है मुझे ये हवेली। खुदा जाने किस रईस ने बनवाई थी ये। तो उस्मान बोला, हाँ, तुम्हारे लिए सोने और चांदी की ईंटें भी रखी होंगी इसमें, जाकर ले आओ। सब ही इसकी बात पर मुस्कुराए और फिर फैसला हुआ पहले खाना खा लिया जाए, फिर इस हवेली की सैर करेंगे। हम लोग खाना खाने लगे कि बाहर से हमें तेज़ बारिश की आवाज़ सुनाई दी। आसमान पर स्याह बादलों ने ऐसा कब्जा जमा लिया कि दिन के 2 बजे का वक्त था और यूं लग रहा था जैसे स्याह रात हो गई हो। हमने हवेली की सैर शुरू की। अंदर का माहौल किसी ताजमहल से कम न था। तमाम कमरों में मुकम्मल रिहाइश का इंतज़ाम था। सब ही ये देखकर हैरान हो रहे थे। मुदस्सर ने कहा, इतना कीमती सामान यहाँ पड़ा हुआ है, अगर हमें हीरे मिल जाएं तो क्या ही बात होगी। इसकी ये बात सुनकर सब ही हंस दिए और फिर हम मज़ीद आगे बढ़ गए कि हमें यकदम किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही हम सब खौफजदा हो गए। हमारे दिल धक धक करने लगे। हम तेज़ी से नीचे आ गए। बारिश अब भी हो रही थी और ऐसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम सब एक ही
कमरे में आकर बैठ गए। हमारा ध्यान कमरे में गिरने वाली चीज़ की तरफ था कि वो क्या चीज़ थी जो गिरी थी, जिसकी आवाज़ सबने सुनी थी लेकिन वो दिखाई नहीं देती थी। अभी हम बातें कर रहे थे कि हमें यूं लगा जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। हम आवाज़ सुनकर मज़ीद खौफज़दा हो गए और हमारी बोलती भी बंद हो गई। सबके लबों पर खामोशी छा गई थी। कमरे में मुकम्मल सुकूत फैल गया था। इसके चलने की आवाज़ मुसलसल हमें सुनाई दे रही थी। वो हमारे ही कमरे की तरफ आ रही थी और हमारे दिल कांप रहे थे। फिर यकदम कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की हमारे सामने आन खड़ी हुई। इसने बहुत ही कीमती लिबास पहन रखा था। जेवरात से वो लदी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत थी। वो हमें ही देख रही थी। वाह, क्या हुस्न है, मुदस्सर के मुंह से निकला। इस लड़की ने एक एक करके हम सबको घूरा और फिर बोली, कौन हो तुम लोग और यहाँ यहाँ क्या लेने आए हो? हम लोग जंगल की सैर करने आए थे, लेकिन बारिश की वजह से हमें इस हवेली में आना पड़ा। माजरत चाहते हैं। मैंने तुमसे नहीं पूछा, इस लड़के से पूछा है। इसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा तो मैंने कहा, मेरा भी वही जवाब है जो सवेरा का है। हम लोग जंगल की सैर करने आए थे और बारिश की वजह से ही हम इस हवेली में आ गए। क्या आप इस हवेली की मालकिन हैं? मेरी बात सुनकर वो बोली, हाँ, मैं इसी हवेली की मालकिन हूँ। क्यों? सॉरी मालकिन, हम आपसे पूछे बगैर ही हवेली के अंदर चले आए। मैंने कहा तो वो बोली, कोई बात नहीं, अब तुम जितने दिन यहाँ रहना चाहो रह सकते हो। फिर वो सवेरा से मुखातिब हुई, तुम्हारा नाम क्या है? तो सवेरा ने बगैर डरे हुए कहा, सवेरा, और मैं फैसल की कज़न हूँ। बल्कि हम सब ही कज़न हैं। लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम शाइस्ता है। क्या? हम सब ही चौंक गए। हाँ, लेकिन मेरा नाम सुनकर तुम लोग यूं हैरान क्यों हो गए हो? मैं कोई बला तो नहीं हूँ। लेकिन हम सब खौफजदा हो चुके थे क्योंकि शाइस्ता नाम की लड़की जो हमारे सामने शादी में आई थी वो हमें याद आ गई थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में हमारी एक कज़न का नाम भी शाइस्ता था, बस उसी की याद आ गई थी। ओह अच्छा, छोड़ो, आओ मेरे साथ, मैं तुमको ऊपर लेकर चलती हूँ। इतना कहकर वो बाहर निकल गई और हम सब भी इसके पीछे पीछे चलने लगे। हमें वो कमरों की सैर कराने लगी जो और हम बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। यकदम मैं किसी चीज़ से टकरा कर गिरने लगा तो शाइस्ता ने मुझे संभाल लिया और मुस्कुरा दी। मैंने कहा, सॉरी। वो बोली, सॉरी की क्या बात है? तुम्हारा गिरना और मेरा तुमको संभालना बहुत ही अच्छा है। अच्छा, हाँ, मैं तो तुम्हें चाहने लगी हूँ कि तुम यूं ही गिरते रहो और मैं तुम्हें संभालती और बचाती रहूं। इसकी बात सुनकर सवेरा ने इसे घूरा तो वो बोली, तुम परेशान ना हो, कौन सा फैसल को लेकर फरार हो गई हूँ, बस बात ही तो की है। अच्छा चलो तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर वो एक तरफ चल दी तो सवेरा बोली, फैसल, मुझे पूरा यकीन है कि ये वही शाइस्ता है जो चुड़ैल के रूप में हमारे घर आई थी। मुझे इससे खौफ आने लगा है। मैंने कहा, नहीं सवेरा, ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो कि मेरे गले में तावीज़ है। अगर वो चुड़ैल होती तो मुझसे टकराते ही वो गायब हो जाती या फिर चीख पड़ती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि इंसान ही है। हाँ, तुम्हारी ये बात तो ठीक है, मुदस्सर ने तायीद की। अभी हम लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे कि वो चाय लिए कमरे में दाखिल हुई और चाय रखते हुए बोली, भाई चाय पियो और सैर करो क्योंकि बारिश रुक चुकी है। हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी चाय पी जाए और अपना सामान संभाल कर यहाँ से निकला जाए, लेकिन ताकि फिर से बारिश ना हो जाए। अच्छा, तो तुम लोगों ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्या आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? हम सब ने कहा, हम सब ही पढ़ते हैं।
اور میں نے کہا میں نوکری کی تلاش میں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ آپ چائے بہت اچھی بناتی ہیں، بہت ہی مزہ آیا آپ کی چائے پینے کا۔ میری بات سن کر وہ بولی اور مسکرائی اور کہا اور بنا کے لے آؤں؟ نہیں نہیں، بس بہت شکریہ، تو بس اب ہم چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو روکوں گی نہیں۔ ہم لوگ چل دیے کہ یکدم عثمان اور نعمان گر گئے اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہم حیران رہ گئے کہ ان کو کیا ہو گیا۔ شائستہ نے یہ سب دیکھا تو جلدی سے پانی لے آئی اور بولی ان کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں گرے تھے؟ سویرا نے کہا پتہ نہیں، لگتا ہے کہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پاؤں پھسل گیا تھا۔ میں نے مدثر سے کہا مدثر تم جلدی سے جاؤ اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے یہاں لے آؤ، ہم ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ بولا ٹھیک ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکلا ہی تھا کہ پھسل گیا اور گرتے ہی وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ یہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ سویرا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں ایسا کیا ہو رہا ہے۔ وہ مسلسل پریشان ہو رہی تھی اور میری بھی حالت ایسی ہی ہو رہی تھی۔ پھر بھی ان کے یوں گرے اور بے ہوش ہونے کی وجہ سے میں پریشان تھا۔ سویرا نے مجھے دیکھا اور کہا فیصل تم عثمان کو پہلے اٹھاؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ، تب تک میں ان کے پاس رہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اتنا کہہ کر میں عثمان کو اٹھا کر باہر نکل گیا اور گاڑی تک جا پہنچا۔ اس کو گاڑی میں لٹایا اور پھر تیزی سے چلتا ہوا واپس آیا، نعمان کو اٹھایا اور سویرا سے کہا سویرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ شائستہ بولی ہاں، میں اتنی دیر میں مدثر کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں سویرا کے ساتھ حویلی سے نکل آیا۔ سویرا نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میں نے نعمان کو گاڑی کے اندر لٹا دیا اور سویرا نے کہا تم ان کے پاس ہی بیٹھو، میں مدثر کو اٹھا کر لاتا ہوں، کوشش کرو کہ ان کو ہوش آ جائے۔ وہ بولی ٹھیک ہے، جلدی آنا، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ میں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم ہمت سے کام لو، میں ابھی واپس آ جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں حویلی کی طرف چل دیا۔ ابھی میں حویلی کے باہر ہی تھا کہ مجھے مدثر کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر میں کانپ سا گیا اور حویلی کی طرف دوڑنے لگا۔ جب میں حویلی کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اندر کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اب شاندار اور پرکشش حویلی نہ رہی تھی، بلکہ ایک بوسیدہ مکان تھا، اور وہ لڑکی جو بہت خوبصورت تھی وہ ریچھ کی طرح لگ رہی تھی اور مدثر کا خون پینے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تو وہ مدثر کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی آؤ فیصل آؤ، مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ اب میں تمہیں لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی اور تم سے شادی کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ کہے لگانے لگی اور ہنسنے لگی۔ شاید مدثر کے چیخنے کی وجہ سے سویرا نے بھی چیخنے کی آوازیں سویرا نے بھی سن لی تھیں۔ وہ بھی بھاگتی ہوئی حویلی میں آ گئی تھی۔ شائستہ نے اسے دیکھ لیا تھا تو وہ مسکرا دی اور بولی سویرا اب تم فیصل کو نہیں بچا سکتی، کیونکہ میں یہاں فیصل کے لیے آئی تھی اور اب میں اس کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ میں تمہیں ایسا ہرگز نہ کرنے دوں گی اور نہ ہی تم ایسا کر سکو گی، سویرا نے ہمت سے کہا، اور میں مدثر کی طرف بڑھ گیا جو بہت زخمی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا مدثر تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بولا یار تم میری چھوڑو، بس کسی طرح سویرا کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ یہ چڑیل کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ میں سویرا کی طرف بڑھا تو شائستہ نے مجھے دیکھ لیا اور مجھ سے مخاطب ہوئی فیصل میری جان، تم سویرا سے کہہ دو کہ وہ مجھے نہ روکے، کیونکہ تم صرف میرے ہو، صرف میرے، اور اسے کہو کہ یہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ اگر اس نے یہ سب نہ کیا تو میں اس کو مار ڈالوں گی، لیکن اسے مارنے سے پہلے میں تم کو مار دوں گی۔ سویرا نے جب مجھے مارنے والی بات سنی تو
بولی فیصل تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں سویرا، نہیں، کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر جا سکتا ہوں، ہرگز نہیں، تم میرا پیار ہو، میری چاہت ہو سویرا، ہم یہاں سے اکٹھے جائیں گے، تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کر لو، میں سویرا کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ فیصل نے شائستہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر تم نے مجھ سے سویرا کو چھین لیا میں تمہارے بھی ہاتھ نہیں آؤں گا، میں ایسا کر کے رہوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر تم میرے نہیں تو پھر کسی کے نہیں ہو سکتے، میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ جب سویرا نے اسے میری طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو درمیان میں آ گئی اور بولی پہلے مجھے مارو، اس کے بعد اس کو مارنا، میرے ہوتے ہوئے تم کبھی بھی اس کو نہیں مار سکتی۔ سویرا کی یہ بات سن کر وہ خونخوار ہو گئی اور اپنے تیز دار ناخنوں سے سویرا پر وار کر دیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ سویرا کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ نیچے گرتی گئی۔ مجھ سے سویرا کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، وہاں موجود ایک خنجر پکڑ لیا اور شائستہ کی طرف بڑھنے لگا اور سیدھا وار اس کے سینے پہ کر دیا۔ میرے ایک ہی وار سے وہ لڑک گئی کیونکہ وار اس کے دل پہ ہوا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، پھر وہ سنبھل گئی اور بولی تم نے مجھ پر وار کیا ہے، تمہاری یہ ہمت، میں اب کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ ایک دم سویرا پر جھٹکی اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ خون کا فوارہ اس کے پیٹ سے ابل پڑا، وہ تڑپنے لگی۔ شائستہ بولی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر تم میرے اور فیصل کے درمیان آئی تو میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سویرا میرے سامنے تڑپ رہی تھی اور یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ سویرا میری جان، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر میں بھی زندہ نہیں بچوں گا، میری زندگی تمہارے ساتھ ہے، آنکھیں کھولو سویرا۔ نہیں فیصل، تم بھاگ جاؤ، تم میری فکر نہ کرو، اپنی جان بچاؤ، میں تم کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ نہیں سویرا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، جاؤ پلیز جاؤ۔ وہ مشکل سے بول رہی تھی لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ایک طرف لڑک گئی اور اس کا مردہ جسم میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ میں تڑپ سا گیا اور رویا۔ شائستہ نے میرے بالوں سے پکڑا اور پھر یکدم وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اپنے گلے سے تعویذ اتار کر اس پر پھینک دیا اور وہ تڑپ سی گئی۔ اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ ہمارے سامنے ہی راکھ بن گئی۔ اس کے مرتے ہی حویلی لرزنے لگی۔ میں حویلی سے باہر بھاگ نکلا۔ ابھی میں باہر نکلا ہی تھا کہ حویلی ایک دھماکے سے نیچے گر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ میری سویرا اور مدثر اسی میں ہی دب گئے۔ میں پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس گیا کہ نعمان اور عثمان کا پتہ کروں، لیکن ان کو دیکھ کر میں ڈھہ سا گیا۔ وہ بھی مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ نہ جانے اس چائے میں اس نے کیا ملایا تھا کہ کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا تھا۔ صرف میری چائے اس نے خاص کر بچائے رکھی تھی کیونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، ورنہ شاید میں بھی زندہ نہ بچ پاتا۔ میں روتا ہوا گاڑی چلانے لگا اور پھر مجھے نہیں پتا میں گھر کیسے پہنچا اور کتنے گھنٹوں میں پہنچا، لیکن پہنچ گیا تھا۔ جاتے ہی میں خالہ سے لپٹ گیا اور روتے ہوئے کہا خالہ، سویرا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، مدثر بھی ہمیں چھوڑ گیا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ گھر میں جیسے قیامت آ گئی۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا، ہر طرف رونا دھونا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ لیکن اب رونے کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا تھا؟ مجھ پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میری حالت سنبھلنے پر پھر ہم اپنے گھر آ گئے، لیکن میں بھلا اپنے دوست، اپنے کزن مدثر کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اپنی جان سویرا کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ تو میری زندگی تھی، میری جان تھی، میرا سب کچھ تھی۔
مجھے بچاتے ہوئے اس نے اپنی جان دے دی، اور اس نے سچ ہی تو کہا تھا۔ فیصل، تم سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ اگر تمہاری وجہ سے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں دے دوں گی، لیکن تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے جو کہا تھا کر دیا۔ ہاں، اس نے کر دکھایا، اور میرے پاس اس کی یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ آج بھی میرے دل میں ایسے ہی زندہ ہے جیسے ہوا کرتی تھی، مسکراتی کھلکھلاتا چہرہ۔ میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ سکون سے رہے اور اگلے جنم میں میرا ساتھ اسی کے ساتھ ہو۔ جی دوستو، آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور میرے اس نئے چینل پہ میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کیجئے۔ شکریہ۔